स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने इसके पहले चाइना एस्टर और गुलदाउदी की खेती के बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया हुआ है। आज मैं एक नई खेती रजनीगंधा की खेती के बारे में बात करूंगा। बच्चों, हमारे जीवन में फूलों का अपना ही महत्व है। फूलों को प्यार, स्नेह और आस्था का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हो, हर फूल का एक अपना महत्व होता है। वैसे ही आज मैं एक नई फसल जो कि आप देख रहे हैं, रजनीगंधा की खेती के बारे में मैं डिटेल करूंगा। ये व्यावसायिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी फूल माना जाता है और आर्थिक रूप से भी किसान भाई बहुत लाभ कमा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो, व्यावसायिक शिक्षा में रजनीगंधा की खेती 3rd नंबर में आपको दी हुई है। तो आप इसको डिटेल से इस वीडियो से नोट डाउन कर लें ज़रूर। और हाँ, एक चीज़ है बच्चों, आप यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि एक के बाद एक जो वीडियो डल रही हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो समझते हैं हम रजनीगंधा की खेती के बारे में फुल डिटेल। रजनीगंधा को जो नाम से जाना जाता है वो शॉर्ट में नाम होता है उसका ट्यूबरोज। क्या नाम होता है बच्चों? ट्यूबरोज। ट्यूबरोज, इसको हम कह सकते हैं पोलीएथस ट्यूबरोसा, है ना। पोलीएथस ट्यूबरोसा के नाम से भी हम जानते हैं। और परिवार की हम आज बात कर लें तो परिवार अगावेशी परिवार। क्या परिवार? अगावेशी परिवार रजनीगंधा को बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ी सी डिटेल हम रजनीगंधा की आज जानते हैं कि ट्यूबरोज एक महत्वपूर्ण बल्बनुमा सजावटी पौधा है। ये जो रजनीगंधा का फूल होता है, ये होता है एक बल्बनुमा सजावटी पौधा होता है ना। सुगंधित होने के कारण कट फ्लावर और खुले फूल के रूप में हम इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। और माला वगैरह बनाने में और सजावट में भी खूब मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपको चीज़ें उपयोग तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। व्यावसायिक में जो आपका रजनीगंधा की खेती दी हुई है, तो मैं इतनी अच्छी डिटेल आपको यहाँ से दूंगा कि आप इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि आपके बुक में देखे होंगे बच्चों आपने कि बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी डिटेल में दी हुई हैं कि आप उसको पढ़ नहीं पाओगे उतना सारा, है ना। तो एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगी और अच्छी नोट्स तैयार हो रही है आपकी। तो आपको इस नोट्स को बना करके थोड़ा लिख भी लेना है, जिससे कि क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं किस्मों की, है ना। किस्मों की बात कर लेते हैं। तो किस्मों को हम 3 प्रकार से यहाँ पे इसको वर्गीकृत किया गया है रजनीगंधा की खेती को, है ना। तो 3 प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं? वैसे तो कई बुकों में 2 प्रकार से भी दिया हुआ है, परंतु अभी मैं आपको 3 प्रकार से बता रहा हूँ, है ना, याद रखना है। तो व्यावसायिक की जो बुक है उसमें 3 प्रकार दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए 3 प्रकार बता दे रहा हूँ किस टाइप से हैं। पहला है सिंगल, दूसरा है सेमी डबल और तीसरा है डबल, है ना। तो सबसे पहले हम सिंगल की बात करते हैं और समझते हैं इसको। सिंगल क्या होता है बच्चों की पंखुड़ियाँ एकल पंक्ति में होती हैं इसकी, है ना। जो रजनीगंधा का फर्स्ट वर्गीकरण किस्म का होता है सिंगल, तो उसमें क्या होता है, एकल पंक्ति होती हैं। और ये जो एकल सिंगल होती हैं, ये डेकोरेट करने के लिए काम आती हैं यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात कर लेते हैं सेमी डबल। सेमी डबल में क्या होता है, पंखुड़ियाँ 2 या 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, बुक के अंदर के काम आती हैं, ये बुक के काम की आ जाती हैं ये। उसके बाद में डबल की बात करें तीसरा वर्गीकरण में, तो पूरी तरह से ये डबल फूल होता है और ये परफ्यूम बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है रजनीगंधा का तीसरा प्रकार। डबल का जो डबल की और एक विशेषता है कि जो डबल में जो वर्गीकृत हमने तीसरे नंबर में किया है, तो ये परफ्यूम भी बना सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं इसको, और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ में ये प्रयोग होता है। और हम अन्य किस्मों की यदि बात कर लें कि आपको कितनी किस्म यहाँ पे याद रखना है, तो वो किस्मों की बात करें तो अर्का निरंतर, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, निरंतर फलते रहती है ये किस्म, इसलिए इसको बोलते हैं अर्का निरंतर। ये अर्का निरंतर बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी बच्चों यहाँ पे आपको, इसलिए आपको याद रखना है अर्का निरंतर। अब दूसरी किस्म याद करते हैं हैदराबाद सिंगल।
ये सिंगल की किस्म है। आपको क्या है, मैं अलग अलग किस्में अगर 4-4 बताऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए क्या करना है बच्चों, आपको एक तरीके से रजनीगंधा की 4 या 5 किस्में याद रख लो, और उतनी किस्म आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, उतना आपके लिए सफिशेंट होगा, है ना। अर्का निरंतर हो गया, हैदराबाद सिंगल हो गया, फूले रजनी, ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी आपको, रजनीगंधा से फूले रजनी, है ना। उसके बाद मैक्सिकन सिंगल और मैक्सिकन डबल, ये दो याद रखना है। सिंगल वाली की है मैक्सिकन सिंगल और मैक्सिकन डबल। तो ये दो मतलब 4-5 किस्में ऐसी हैं जो मुझे लगा कि आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से याद हो सकती हैं, तो आपको मैंने ये दिया है। अर्का निरंतर, हैदराबाद सिंगल, फूले रजनी, मैक्सिकन सिंगल और मैक्सिकन डबल, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं अपन। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। क्या बात करते हैं हम यहाँ पे, मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों मिट्टी देखे होगे आपने, मैंने चाइना एस्टर की खेती समझाया है, गुलदाउदी की खेती समझाया है, उसमें देखे होगे आपने दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी बहुत आवश्यक है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनमें हमको दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी ही देखने मिलेगी। यानी कि आप इसको कंठस्थ याद कर लें कि मिट्टी हमको लिखना है दोमट मिट्टी, है ना, और रेतीली दोमट मिट्टी, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी अपने रजनीगंधा की खेती के लिए। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के पीएच मान की। पीएच कितना होना चाहिए मिट्टी का, 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए। रजनीगंधा की खेती इसके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब एक चीज़ याद रखें कि मिट्टी में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए मिट्टी, है ना। ये सारी चीज़ों को आपने को याद रखना है। और जब आप एग्रीकल्चर का आप पेपर देंगे 12th का, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और अच्छे से लिखना है उसमें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नहीं करना है। वहाँ पे एक छोटा आप अपने मन से भी डिटेल इसका कर सकते हो कि जैसे मैंने मिट्टी में समझाया 2-3 पॉइंट, तो इसको आप अपने मन से भी डिटेल कर सकते हो, क्योंकि आपने बुक को तो पढ़े हैं, तो उस अनुसार आप अच्छे से डिटेल कर सकते हो बच्चों। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जलवायु की। अब हम मेन चीज़ में आते हैं कि इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, रजनीगंधा की लिए हमें जलवायु कैसी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ याद रखें, इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता यहाँ पे होने वाली है ना। और अच्छा तापमान यदि चाहिए रजनीगंधा के लिए, अच्छा तापमान की हम बात कर लें तो यहाँ पे 20 से 35 जो सेल्सियस का तापमान है रजनीगंधा की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ना। और इसमें जो भी बल्ब बनना, फूल बनना, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तापमान में बहुत ही अच्छे से होने वाली हैं। और अगर हम बात कर लें कि रजनीगंधा की खेती को कितना तापमान रजनीगंधा की फसल सहन कर सकती है, तो वो है 40 सेल्सियस तक तापमान आप 40 सेल्सियस तक तापमान आप कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी जगह में लगा सकते हैं जहाँ पे 40 सेल्सियस तापमान अधिकतम रहता है, वैसी जगह में हम इसको रजनीगंधा की खेती को हम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर निम्न तापमान की बात करें तो निम्न तापमान ये 10 सेल्सियस तक यहाँ पे ये सहन कर सकती है ये फसल। तो ये चीज़ों को जैसे मैंने अभी समझाया रजनीगंधा की, यदि हम खेती कर रहे हैं या किसी किसान को हम बता रहे हैं कि आप रजनीगंधा की खेती करें, तो मेन महत्व तो रहता है बच्चों मिट्टी का। मिट्टी, जलवायु, ये 2 चीज़ें बहुत महत्व करती हैं। अगर किसी फसल को आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं कि आप इनको देख कर के ही फसल लगाने का डिसाइड करें, है ना। इसके बाद में हम बात कर लेंगे कि प्रवर्धन हम कैसे करें। अगर हम रजनीगंधा की खेती करते हैं तो प्रवर्धन कैसे करें। तो प्रवर्धन के लिए हम सबसे पहले विधि लेंगे, बीज के द्वारा भी हम प्रवर्धन गुलदाउदी का यहाँ पे कर लेते हैं। तो बीज के द्वारा गुलदाउदी का यदि प्रवर्धन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत धीमे धीमे प्रक्रिया से पौधा ग्रोथ करता है। कायिक वृद्धि करने में ही उसको बहुत समय लग जाता है, और फूल बनते तक उसको बहुत ज़्यादा अधिक यहाँ समय लगता है। इसलिए क्या होता है ना कि बीज का प्रवर्धन थोड़ा कम किया जाता है। बीज से जो प्रवर्धन करते हैं वो कम करते हैं। और यदि हम प्रवर्धन अच्छा चाहते हैं, मतलब पौधे का ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, तो बल्ब के माध्यम से हम प्रवर्धन यहाँ पे करते हैं। तो बल्ब के माध्यम से प्रवर्धन, ये आप देख पा रहे हो किस टाइप के बल्ब और जड़ें कह सकते हैं इसको। ये इस टाइप से जो जड़ें रहती हैं इनसे हम क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। बड़ी बड़ी जब हम भूमि तैयारी करते हैं भूमि की, तो हम क्या करते हैं कि भूमि की तैयारी करने के बाद में भूमि की ऐसी तैयारी करते हैं
उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पे अंदर मेड़ों के अंदर जड़ों को क्या करते हैं, हम दबा देते हैं, दबा करके लगा देते हैं, है ना। और हम ये चीज़ें याद रखेंगे कि जब हम बल्ब को लगा रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा से हम क्या कर सकते हैं, इसको उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद इन बल्बों को भूमि में लगाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम इन बल्बों को लगाते हैं, इन जड़ों को लगाते हैं, तो अंतराल, अगर पौधे से पौधे की जो अंतराल की बात कर लें तो हम 9:2 का यहाँ पे अनुपात रखेंगे और हम इसका प्रवर्धन करेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्रवर्धन हो जाएगा। तो आपको यदि प्रवर्धन पूछे तो आपको इतना डिटेल आपने यदि कर दिया प्रवर्धन का तो बहुत ही सफिशेंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी जैसे शब्द आता है मन में तो आप ये चीज़ तो खुद से भी लिख सकते हो कि भूमि की तैयारी कैसे करना है, हमें क्या करना है। ये सारी प्रक्रिया आप अपने खेतों में देख रहे होगे, या फिर किसी के पास खेत नहीं भी हैं तो अपने गांव में, एरिया में ज़रूर देख रहा होगा कि भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, है ना। तो भूमि की तैयारी करने के पहले बच्चों ये चीज़ों का याद रखना है। प्राथमिक जुताई जब करते हैं आप कल्टीवेटर से, तो अपने खेतों से खरपतवार की जो जड़ें रहती हैं बड़ी बड़ी, है ना, गट्टे, जड़ें, ये खरपतवार को हमको क्या करना है, खेतों से अलग कर लेना है ना, खेतों से चुन लेना है ताकि वो अन्य आगे फसल में ना आ पाएँ। पत्थर हो, लकड़ी हो, ये चीज़ें, पॉलीथीन हो, ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि भूमि में को आप क्या करेंगे, खरपतवारों से मुक्त कर देंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, जुताई करना है। जुताई करने के बाद में क्या करना है, पाटा चलाना है, खूब भुरभुरी बना लेना है। रोटावेटर से बनाइए आप भुरभुरी, या फिर आप पाटा चला करके बना सकते हो। यहाँ पे भूमि को भुरभुरी और समतल कर देना है ना, क्या कर देना है, यहाँ पे समतल कर देना है। और जब भुरभुरी आपकी मिट्टी हो जाए, भुरभुरी यदि मिट्टी हो जाती है तो क्या करना है, आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद आप 10 टन गोबर की खाद डाल सकते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, है ना। उसके बाद में यदि आपको पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, पौधों की ग्रोथ अगर करवाना है आपको, तो आप 75 kg यूरिया आप डाल सकते हैं खेती में आपकी, है ना। कितनी डाल सकते हैं, 75 kg यूरिया डाल सकते हैं। और SSP आप डाल देंगे 500 kg। SSP जानते हैं ना बच्चों, सिंगल सुपर फास्फेट। तो ये क्या कर सकते हैं आप, 500 kg के हिसाब से आप अपनी भूमि में डाल सकते हो। खूब अच्छी भूमि तैयार रजनीगंधा के लिए यहाँ पे हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रोपण की गहराई की बात कर लेते हैं, है ना। रोपण की गहराई हम 4 से 8 सेंटीमीटर की रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 से 8 सेंटीमीटर की हम रोपण की गहराई रखेंगे इसकी, है ना। ज़्यादा गहरे में आपको बीज नहीं लगाना है, इससे क्या होगा कि रजनीगंधा के बीज सड़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे दूरी कितनी रखना है, तो आपको 9:2 के अनुपात से आपको दूरी रखना है, ठीक है। दूरी भी याद रखें और गहराई भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है यहाँ पे ये। उसके बाद में बात करते हैं हम कंपोस्ट और खाद की बात कर लेते हैं। कंपोस्ट और खाद की बात करें तो सबसे पहली चीज़, आपने ज़मीन को तैयार कर लिया है और भुरभुरी कर लिया है बढ़िया रोटावेटर से चला करके, तो आप सबसे पहले गोबर की खाद डालेंगे बच्चों। क्या करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे। और गोबर की खाद डालने के बाद में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पौधे की और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद में 50 kg यूरिया डाल देंगे। क्या करेंगे, 50 kg आप यूरिया डाल सकते हैं ना। ये चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंपोस्ट और खाद की हम जहाँ तक बात करते हैं तो, है ना। इसके बाद में हम सिंचाई की बात कर लेते हैं। तो सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे होने वाली है। खेती कर रहे हैं आप, तो कई सारी खेतियाँ कर रहे हैं, तो इसमें सिंचाई का बहुत एक अहम महत्व होता है ना। तो सिंचाई की हम बात करें बच्चों, तो मिट्टी की नमी के आधार पे हम सिंचाई करेंगे। आप ज़रूर देखेंगे कि मिट्टी में नमी है या नहीं है, ये चीज़ों को आपको देख कर के ही सिंचाई करना है। यदि बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थान में आपने रजनीगंधा की खेती कर लिया है तो आपको क्या करना है कि थोड़ी कम सिंचाई करना है। और ऐसी मिट्टी रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूख जाती है मिट्टी, बहुत जल्दी सूख जाती है, ऐसी जलवायु है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जल्दी जल्दी आपको सिंचाई करने की आवश्यकता वहाँ होने वाली है ना।
उसके बाद में दूसरी बात रखते हैं हम मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ होती है यहाँ पे, क्योंकि मौसम को आपको ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना है। जैसे कि आप गर्मी के समय में अधिक सिंचाई करोगे, सर्दियों के समय वर्षा ऋतु के समय आप थोड़ी कम सिंचाई करोगे। जैसे आप वर्षा ऋतु के समय की बात करें तो ऊपर से प्राकृतिक कृत्रिम वर्षा हो ही रही है, वो प्राकृतिक वर्षा हो ही रही है, तो आप क्या करोगे 2 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई नहीं करोगे। फिर आपको क्या करना है कि 4 से 6-7 दिन के 4 से 7 दिन के अंतराल में करना है ना। और यदि ऐसी जगह है जहाँ पे सूख रही जगह या ऐसा समय मौसम चल रहा है गर्मी का समय, तो आप क्या करोगे 2 से 4 दिन में आप सिंचाई करते रहोगे, है ना। ये चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना है। और इसे क्या है 10-12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा की जो फसल होती है इसको क्या 10 से 12 सिंचाई हमको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नमी की। अगर अच्छी नमी बनी रहेगी रजनीगंधा की खेती में तो ये समझ लीजिए कि फूलों का विकास अच्छा होगा, अच्छा कायिक वृद्धि अच्छा करेगा पौधा, ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। इसलिए नमी हमको बनाए रखना है। ये नहीं है कि पानी भर के रखना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखना है। पानी भर के रखोगे आप तो इससे क्या होगा, पीला पड़ेगा पौधा या और भी कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे इस खेती को। इसलिए आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि निकासी वाली एरिया में आपको करना है। अब मेन बात अपनी आ जाती है, खेत लगा लिया, तैयार कर लिया, सारी चीज़ कर लिया। अब मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार आखिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं आपकी फसल के लिए। तो फसल से को सबसे ज़्यादा यदि खतरा होता है तो वो होता है बच्चों खरपतवार से, है ना। खरपतवारों का बहुत ज़्यादा नुकसान कैसे है कि यदि रजनीगंधा की आपने खेती कर लिया है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना बच्चों की रोग भी बहुत ज़्यादा आने लगेंगे और कीट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाले हैं यदि आपकी खेती में ज़्यादा खरपतवार होने की मात्रा है तो। इसलिए आपको इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, है ना। तो आप प्राथमिक विधि, अपनी प्राचीन विधि जो है निंदाई गुड़ाई करके आप क्या करते हैं रजनीगंधा की खेती में खरपतवारों को अलग कर सकते हैं खेतों से। परंतु आप निंदाई गुड़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ हर्बिसाइड्स का उपयोग करके आप यहाँ पे रजनीगंधा की खेती में खरपतवारों को अलग कर सकते हो। जैसे कि हम पेंडामेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं और एट्राजिन और पेंडामेथिलिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये 2 दवाइयों का आप उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड का उपयोग करके क्या कर सकते हो, आप खरपतवारों को अलग कर सकते हो, है ना। इसके बाद में एक चीज़ें लिखा हूँ मैंने, मल्च करके भी नियंत्रण कर सकते हैं। मल्च करके नियंत्रण आप देखे होगे बच्चों, बाहर घूमने जब जाते हो आप अपने एरिया से दूसरे एरिया में जब जाते हो तो बीच में देखे होगे आपने कि जो पॉली हाउस में जो खेती करते हैं तो वहाँ पे देखे होगे आपने कि पनी के माध्यम से जो क्या करते हैं, क्यारियों को ढाक देते हैं और पूरे खेत में पनी बिछा देते हैं ना। तो वो पनी बिछा के जो करते हैं, ये देख पा रहे होगे आप चित्र में, पनी के माध्यम से जैसे मल्च किया गया है, ये लकड़ी के माध्यम से किया गया है। तो ये मतलब कि ऐसे करके हम मल्च करते हैं। मल्च का फायदा क्या है होने वाला है यहाँ पे कि आप जब पूरे खेत में पनी से पूरे खेत को जब ढक देते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी खरपतवार निकलने वाले हैं वो नहीं निकल पाते। और एक चीज़ है कि मिट्टी में, अपनी मिट्टी जो रहती है उसमें नमी बनी रहती है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत सारे कीट भी कंट्रोल होते हैं उससे। तो इसलिए हमको मल्च कर देना चाहिए। एक तो पॉलीथीन वाला मल्च कर सकते हो आप, और लकड़ी के बुरेदे से, जो लकड़ी की भूसी बोलते हैं, उससे भी मल्च कर सकते हो आप। पॉल से कर सकते हो, जो वेस्टेज पदार्थ, जो पैरा जिसको बोलते हैं, जो धान से निकली हुई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम मल्च कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये 3-4 नियंत्रण बहुत उपयोगी हैं। और मैं जहाँ तक कि जानता हूँ बच्चों, इतना आपने खरपतवार का नियंत्रण इतना आपने लिख दिया तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा। 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आपको डीपली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये क्या करना है कि जो मेन पॉइंटों को आपको वहाँ पर लिखना है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आप वीडियो को क्या है बार बार देखिए बच्चों, क्योंकि यहीं से
आपके क्वेश्चन बनना है, आपको पूछ सकता है कि रजनीगंधा की सिंचाई के बारे में समझाइए, रजनीगंधा के खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करें हम, खरपतवार क्या होते हैं ये समझाइए। आप पूछ सकता है आपको कि भाई रजनीगंधा का हम रोपण करेंगे तो क्या क्या अंतराल रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्वेश्चन बन के आने वाले हैं, तो ध्यान देना है आपको, है ना। अब हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग, फूल की कटाई, उपज। फूल की कटाई और उपज हमें कितनी प्राप्त यहाँ पे होती है ना। तो फूल की कटाई हम कब करेंगे और हमको कितनी उपज प्राप्त हो रही है, ये चीज़ें आप देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, रोपण के 3 महीने बाद फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, किसी खेत में रोपाई करते हैं तो 3 महीने बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लांट में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना बच्चों। इसके बाद में बहुत अधिक मात्रा में बम्फर फूल जब आते हैं वो होता है महीना 6 महीने बाद, है ना। 6 महीने बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छे मात्रा में फूल आने लगते हैं, अब हम तोड़ सकते हैं उन फूलों को। ये 2 चीज़ें याद रखना बच्चों। इसके बाद में तीसरी चीज़ याद रखना, डंटल, कभी भी डंटल को जब काटेंगे आप, क्या कर कट फ्लावर जब करेंगे तो जो जैसे रजनीगंधा का ये फूल है ना, तो ये फूल रजनीगंधे का है, तो इसको क्या करोगे आप, डंटल थोड़ा लंबा काटोगे। क्या करोगे, लंबी डंटल को काटना चाहिए। उसका कारण क्या है, जैसे किसी व्यापारी को या किसी भी व्यापारी को क्या करेगा वो कि ज़्यादा कहना चाहिए लंबी कटिंग रहेगी तो डिज़ाइन बनाने में उसको एक सुविधा होगी कि उसको किसी भी प्रकार से वो डिज़ाइन को बना सकता है। इसलिए क्या करना है, हमको थोड़े लंबे डंटल वाला ही रजनीगंधे का फूल को काटना है ना, कटिंग जब करेंगे। तो ये चीज़ों का हमको याद रखना है, ठीक है, जिससे क्या है डिज़ाइन बनाने में सुविधा हो जाती है ना। तो जैसे किसी व्यापारी को चाहिए कि छोटी डिज़ाइन बनाना है, किसी को बड़ी डिज़ाइन बनाना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो रजनीगंधा में जब डिज़ाइन बनाने के लिए लेते हैं फूल को, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार वो कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आप दूसरी, 1 से 1,25,000 तक इसके स्पाइक्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। और फूल तोड़ने की सबसे अच्छी अवस्था है बच्चों, ये स्पाइक्स क्या है, स्पाइक्स फूल तोड़ने की सबसे अच्छी अवस्था है ना। तो अब स्पाइक्स जब काटेंगे हम, तो 1 हेक्टेयर में आपको 1 से 1,25,000 तक आपको स्पाइक्स प्राप्त हो जा सकते हैं। फूल जो होते हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, एक बार लगाने के बाद यदि आपने रजनीगंधा को एक बार लगाया है तो आप 3 साल तक इसकी हार्वेस्टिंग, कटिंग कर सकते हैं। 3 साल तक आप फूल ले सकते हैं इससे, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ होती, लाभकारी चीज़ हो गई है ना आप। इसके बाद में देखेंगे, 1 हेक्टेयर यदि में आप रजनीगंधा लगा रहे हैं तो आप 12 से 15 टन तक फूल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, 12 से 15 टन तक फूल प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी धान गेहूं की खेती में लगे हम लोग तो, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं जो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद खेती कहते हैं इसको, रजनीगंधा की खेती। बहुत ही अच्छी, पढ़ने में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, रजनीगंधा की खेती। बच्चों अब हम मुख्य कीट और रोगों की बात कर लेते हैं कि इनमें कैसे कैसे कीट होते हैं और कैसे रोग होते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है कि इसमें 4 कीट आप याद कर लीजिए, और ये कीट आपको बहुत सारे फूलों में देखने मिलेंगे, है ना। तो देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है, एफिड्स है, थ्रिप्स है, लाल मकड़ी, माइट्स और नेमेटोड। ये 4 बच्चों बहुत ही अच्छे से याद कर लो, क्योंकि मैंने गुलदाउदी में भी देखा है यही कीट आपको देखने मिले होंगे और चाइना स्टर में भी देखने मिले होंगे। इसलिए बच्चों क्या करना है, इन 4 को तो याद कर लेना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि रजनीगंधा के प्रमुख 4 कीटों के बारे में बताइए, तो आपको बस इन 4 कीटों के बारे में बताना है। फुल डिटेल्स तो आप आपकी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ना। इसके बाद में रोग की बात करूं मैं, तो तने में सड़न है, अल्टरनेरिया लीफ स्पाइट और फूल की कली सड़न और पत्ते पर धब्बे, ये 4 रोग इसके प्रमुख रोग हैं और आसानी से बिल्कुल याद हो सकते हैं बच्चों ये। तो आज मैंने आपको रजनीगंधा की खेती के बारे में बहुत ही फुल डिटेल आपको समझाया है बच्चों।
जैसा कि मैंने इसके पहले आपको चाइना एस्टर की खेती, गुलदाउदी की खेती के बारे में समझाया हुआ है, और ये रजनीगंधा की खेती है। बच्चों मैं एक एक करके वीडियो आपके पास भेजते रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि वीडियो बहुत लेट आ रही है। एक्चुअल में मुझे भी समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो, क्योंकि मुझे 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के बनाने होते हैं, इसलिए धीरे धीरे वीडियो बन रहे हैं। तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बच्चों, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आगे जो भी वीडियो मैं आपको दूंगा तो वो जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, है ना। तो अब ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अधिकतर आप बच्चों अपने जो स्टूडेंट, जो आपके फ्रेंड हैं, उन लोगों से ज़रूर शेयर करें। तो ये अच्छा होगा कहीं ना कहीं कि उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो आज ये रजनीगंधा की खेती यहीं पे समाप्त होती है। ठीक।